तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो विरोधी विरोधी नहीं कहूंगा, मतलब आलोचना कहूंगा, तो क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि वो बैग ऑफ बोरोविंग्स है। हमारा कुछ ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहा। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा करके अपनी चीजें रखी, अडॉप्ट किए हैं। हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। यानी 1935 वाला जो एक्ट आया था, जिसमें फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, है ना, कि प्रोविंशियल स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट होंगी। और उसी एक्ट के अंदर 2 साल के बाद 1937 में 1937 पहली बार इलेक्शन हुए थे। तो उसी प्रोविजन से, मतलब उसी एक्ट से ज्यादातर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस अलग से उठाए गए हैं। जैसे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अमेरिका से आया है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से आया है। ठीक है। राज्यसभा, अपर हाउस, अमेरिका से आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बताता है कि सरकार को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी पॉलिसी बनाते टाइम, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, आयरलैंड से आया है। ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। फेडरलिज्म हमारे यहाँ कौन लाया था? ब्रिटेन लेकर के आया था। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है, ड्यूटीज। ठीक है। तो जो मेजर मेजर प्रोविजन है वो सब बाहर से लिए गए हैं, तो बैग ऑफ बोरिंग बुलाता है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसको काउंटर करते हुए नेहरू जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि हमने इसको मोल्ड किया है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कंट्री। हमने इसको देश के लोगों के अकॉर्डिंग ढाला है, चीजों में बदलाव भी लाया है ना। तो यहाँ के लिए जो सुटेबल है उसी को रखा गया है, उसको ऐसे बनाया गया, अडॉप्ट किया गया है। कॉपी पेस्ट नहीं किया है। नरेंद्र जी ने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी, हम कॉपी नहीं करने जा रहे हैं। हम दुनिया से सीखना चाहते हैं। इट इज गुड फॉर अस टू लर्न फ्रॉम वर्ल्ड। इट इज गुड फॉर अस टू लर्न लर्न फ्रॉम वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। दुनिया भर में जो अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, उससे हमको सीखना चाहिए। तो उन्होंने उसको काउंटर करते हुए कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये विल ऑफ द पीपल को दिखा रहा है। आप बैक ऑफ बोरोइंग कह रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो कि दूसरे देशों से प्रोविजंस उठा उठा के मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए हैं, बट ये विल ऑफ द पीपल को दिखा रहा है, ये जनता के लोगों को की इच्छा को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो असेंबली में लोग बैठे हैं, इनको जनता ने चुन के भेजा है। हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन उनको चुनने वाले भी जनता द्वारा ही चुने गए थे। तो जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने प्रोविंशियल इलेक्शन में। फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने में से कुछ लोगों को चुन करके भेजा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो सारे प्रोविंसेस से आए थे। उस समय 14 प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस जो आज का मध्य प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है ना, बॉम्बे मद्रास जो महाराष्ट्र तमिलनाडु हैं आज के, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसमें पंजाब वगैरह आता था, बंगाल वगैरह। तो ये सब 14 प्रोविंसेस इस तरह के हुआ करते थे। राजपुताना, उस समय राजस्थान के नाम राजपुताना हुआ करता था। ठीक है। तो यहाँ से लोग चुन चुन के आए थे। तो नेहरू जी ने कहा कि हम लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोग जनता की इच्छा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि बन के आए यहाँ पर। और ये जो लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर चुन चुन के, और जो हम लीडर्स हैं नेशनल मूवमेंट के, वो इतने बड़े स्टेटस के, इतने बड़े स्टैच्यूर के कैसे बने? क्योंकि जनता ने हम पे भरोसा दिखाया है, हमारी बातें मानी है, हमें हमें पावर दिया है। दे हैव वेस्टेड पावर इन अस, है ना। और हमें इतना बड़ा बनाया है, और हमें चुन के यहाँ भेजा है। ये जो 300 लोग बैठे हैं यहाँ बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि जनता ने हम पे भरोसा किया है। नहीं तो फिर ना होता। तो ये उन्होंने रीजन दिया था कि वी आर रिप्रेजेंटिंग विल ऑफ द पीपल। और हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठा रहे हैं दुनिया से, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें अच्छी बात है। अगर दुनिया में कहीं अच्छी चीज हो रही है, उससे हम सीख रहे हैं, तो उसमें बुरी बात नहीं है। नेहरू जी का कहना था, नेहरू जी का पूरा आर्गुमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था उन्हीं के द्वारा, उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला था। उसके बाद धीरे धीरे और डिबेट्स हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स बहुत जरूरी है।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को समझने के लिए और इन सब चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। और इसके बाद हम पहले ये दो पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे तीन मेन मेन चीज़ों के बारे में। ठीक है। पहली मेन चीज़ है कि डिफाइनिंग राइट्स, अधिकारों के बारे में कैसे चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, फिर स्टेट और सेंटर के बारे में, और फिर लैंग्वेज के बारे में। ये तीन मेन चर्चाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसके बारे में हम जानेंगे डिबेट्स क्या क्या हो रही थी, क्या क्या पॉइंट रखे गए थे और क्या मामला था। उससे पहले ही हम लिख लेते हैं जो हमने भी जाना, जो क्रिटिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये जगह जगह से उठाया गया है और ये विल ऑफ द पीपल को दिखा रहा है, कैसे नेहरू जी ने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, क्रिटिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ आवर प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन है, हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and while drafting the constitution, while drafting the constitution, several provisions of other countries were taken, several provisions of other constitutions या other countries constitution, other countries constitution were taken या were incorporated, were incorporated। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि संविधान बनाते टाइम बहुत सारी चीजें बाहर से ली गई, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। ठीक है। और जो मेजर प्रोविजन हमारे संविधान का है, जो बेस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अच्छा, कौन कौन सी प्रोविजन उठाए गए थे, कुछ एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइस प्रेसिडेंट, अपर हाउस, एंड वाइस प्रेसिडेंट, अपर हाउस एंड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही आज, लेकिन चलो ठीक। ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशिया, एक्सेट्रा। बस इतना बहुत है। ठीक है, तो ये था। अब इसका क्या क्रिटिसिज्म आया कि
ये तो ब्रिटिश का सेटअप है, ये तो कॉलोनियल सेटअप है। ब्रिटिश का सेटअप कैसे है? क्योंकि हम लोग 1935 का एक्ट लेके काम कर रहे हैं, और ये जो असेंबली बनी है ये भी अंग्रेजों ने ही बनवाई है। क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, तब संविधान सभा बनाई गई, ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर माउंटबेटन प्लान के अंदर रिवीजन हुआ। तो इसका क्रिटिक आया कि भाई ये तो अंग्रेजों का ही काम है, तो हम लोग आजाद हुए कहाँ अगर हम लोग अंग्रेजों का ही चीजें कर रहे हैं, और हम ओरिजिनल नहीं है अपने काम में। ओरिजिनल क्यों नहीं है? क्योंकि हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रहे हैं। तो दिस अप्रोच was criticized. This approach was criticized such that such that it was called it constitution was called such that the constitution was called a bag of borrowing. अगले में लिख रहे हैं such that the constitution was called a bag of borrowings. The constitution was called a bag of borrowings. ठीक है। फिर नेहरू जी ने इसको डिफेंड किया। नेहरू जी डिफेंडेड by saying Nehru ji defended the criticism, नहीं डिफेंडेड नहीं, काउंटर्ड द क्रिटिसिज्म। क्योंकि डिफेंड करना मतलब उसका सपोर्ट करना। नेहरू जी काउंटर्ड द क्रिटिसिज्म, countered the criticism by saying that we are not going to copy, we are not going to just copy, and the provisions have been molded, the provisions have been molded according to needs of the country, according to needs of the country. ठीक है। It is always better, it is always better to learn from best practices in the world, from best practices in the world. Also, this constituent assembly, this constituent assembly represents will of the people, will of the people, as we have been elected by them, as we have been elected by them. ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे और क्या डिबेट्स हो रही थी किन किन प्रोविजंस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो सुनो, अधिकार कैसे डिफाइन किया जाए, फंडामेंटल राइट्स, क्या सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाए? हालांकि राइट टू इक्वालिटी देता है हमारा संविधान, आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, विद एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड, इन सब के आधार पर स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है किसी भी अ, नागरिक के साथ, है ना। लेकिन क्या सब एक जैसे हैं? क्या सबको इसी तरह से रहने दिया जाए या कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने की जरूरत है, कुछ नया खास करने की जरूरत है? तो ये जरूरत महसूस की गई थी कि हाँ कुछ खास करने की जरूरत है, कुछ प्रोविजंस देने की जरूरत है, स्पेशली टू माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी शब्द को लेकर के, और माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी किसे कहा जाएगा, इसको लेकर के भी डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था, जैसे उनमें से एक अंजीरंगा थे, है ना। अंजीरंगा आंध्र प्रदेश से चुन के आए थे, आंध्र से के रीजन से, डेक्कन के रीजन से। तो अंजीरंगा का कहना था कि अ, जो मासेस हैं वो माइनॉरिटी है हमारे देश का, यानी हमारे देश में, कंट्री में माइनॉरिटी कोई एक सेक्शन नहीं है, माइनॉरिटी कोई एक ग्रुप नहीं है, माइनॉरिटी कोई एक अलग धर्म का या अलग कैटेगरी का आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। हमारा जो मास है, मास का मतलब जो जनरल पब्लिक है या आम जनता, यही माइनॉरिटी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सभी की कंडीशन लगभग एक जैसी थी इंडिया में, लिटरेसी भी सबके लिए बराबर ही थी, 8-10%। गरीबी थी, लोग ऑप्रेस थे, चाहे अमीर रहा हो, पैसे ज्यादा रहे हो किसान के पास, या गरीब किसान रहा हो, सबको एक ही तरह से प्रताड़ना मिली थी ब्रिटिश काल के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर, है ना। सबने सफर किया था, हर रिलीजन ने सफर किया था। तो हर रिलीजन के साथ इंटरफेरेंस हुआ था, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। तो जो सबसे ज्यादा सफर किया है आदमी, वो आम जनता है। तो रियल माइनॉरिटी इज द मासेस ऑफ दिस कंट्री, उनका कहना था। ये भी डिबेट्स आई, ठीक है, ये पॉइंट उठाया गया कि जो मास है, मतलब कि पूरी आम जनता है, यही माइनॉरिटी। क्योंकि इसके साथ ही हमेशा बुरा होता है, हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे, अलग अलग आधार पे। फिर क्या हुआ? फिर बहुत सारे जो ऑप्रेस्ड क्लास के लोग थे, ऑप्रेस्ड और सेक्शन के लोग थे, जैसे हम महाराष्ट्र के दलितों की बात करें या साउथ के दलितों की बात करें, तो उन्होंने अपना पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि हम लोग के साथ जस्टिस हुआ नहीं है कभी, क्योंकि हम लोगों को सोसाइटी में कभी मिंगल होने दिया नहीं गया, समाज का हिस्सा बनने दिया नहीं गया, और जो समाज का हिस्सा हमको बनने नहीं दिया गया, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका आना चाहिए था, वो कभी आया नहीं। हम पिछड़े रह गए जनरेशन गैप से, लगातार जनरेशन जनरेशन यही चलता आया, हमें ना पढ़ने दिया गया। यहाँ तक कि जो बी आर अम्बेडकर थे, वो खुद बचपन में इन सब का शिकार हो चुके थे, उन्हें भी पढ़ने नहीं दिया जाता था बचपन में, उनको क्लास में अलग बैठाया जाता था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन उनको ही झेलना पड़ा था, क्लास के बाहर भी कभी बैठा दिया जाता था, तो वहां से वो पढ़ाई करते थे। और डेली डिस्क्रिमिनेशन झेल के भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा था, बहुत बड़ी बात है वो। तो जो संविधान बना रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है, जो निर्माण कर रहा है संविधान का, है ना, वही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेल चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो हमने देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि जब, जैसे मान लो अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो इसका मतलब है मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम एरिया से, जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी, वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको वोट भी मुसलमान ही देंगे, तो उसका जीतना तो लगभग तय है।
हाँ, लगभग तय है, इसीलिए तो उसको दिया जा रहा है, ताकि अ, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सके और उनका रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात उठाए, उनके लिए काम करे, तो उनकी जो बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, वो दूर होगा। तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। मॉर्ले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया थे, मतलब इंडिया के सेक्रेटरी थे। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो उस समय के वाइस रॉय थे। 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट, मतलब एक कानून आया था। तो 1909 वाले कानून में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ लखनऊ में, और कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी गलती की, नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ी गलती थी ये कम्युनल, इसी को हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं या सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, कि भाई ये बांटने की कोशिश होगी ना, कि मुसलमान अलग हैं, उनके कैंडिडेट अलग हैं, उनको चुनने वाले अलग हैं। ऐसे तो हमने दो फाड़ कर दिए, एक डिवाइड डिवाइड पैदा कर दिया, एक लाइन पैदा कर दी कि हाँ हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे। मुसलमान में से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा और मुसलमान ही उसको वोट देगा, हिंदू नहीं वोट दे सकता, और मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा। डिवीजन हो गया ना। ब्रिटेन नहीं चाहता था। तो 1906 में चाहे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो, चाहे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो, ब्रिटेन नहीं चाहता था अलग कर देना। हमेशा से डिवाइड नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसने बंगाल का विभाजन, पार्टीशन भी इसी बेसिस पे किया था, क्योंकि बंगाल हब बन चुका था नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज का, राष्ट्रवादी गतिविधियों का। मतलब वहां पे नेशनलिज्म आ रहा था, वहां पे मूवमेंट चलना शुरू हो गया था बंगाल में, है ना। तो उसे डिवाइड करना पड़ा था ब्रिटेन को, ताकि ये लोग साथ ना रहें, साथ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ब्रिटेन को। फिर उस सेपरेट इलेक्टोरेट का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कि अलग हो गए पूरी तरह से, मतलब देश ही अलग हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया। वो जो बीज बोया था, वो धीरे धीरे पौधा बना, पौधा बन के पेड़ बन गया। वो पेड़ ने क्या किया, अपनी जड़ें फैलाई, और जब जड़ फैल गई तो मिट्टी सरक गई, और मिट्टी सरक गई, डिवीजन हो गया, देश बढ़ गया। कितनी अच्छी पोयम लिख दी ना मैंने। कितना अच्छा सिमिली का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यही हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पर मुसलमान के लिए तो नहीं, लेकिन डिप्रेस क्लासेस के लिए, मुसलमान के लिए तो था ही था, उस समय मौजूद था मुसलमान के लिए। तो मुसलमान के साथ साथ अब डिप्रेस क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठने लगी थी, डिबेट्स आने लगे थे। मतलब कि दलितों के लिए, SC STs के लिए। एकदम गुस्से से मना किया गया था। मतलब जब ये बात उठी सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाएगा, तो एकदम पूरी तरह से इसको मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मेजोरिटी ने इसे रिजेक्ट किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट देना बड़ा खतरनाक था। एक समय था जब दलितों के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए B.R. अम्बेडकर भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। लेकिन वो समय था इस टाइम से 15 साल पहले, 1932 के आसपास। तो उस समय अम्बेडकर जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना दलित ऊपर नहीं आ पाएंगे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार हो रहा है वो नहीं हटाया जा पाएगा। तो 1932 में अ, उस समय प्रेसिडेंट थे रामसे मैकडोनल्ड। तो रामसे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठा दी कि चलो हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे दलितों को। B.R. अम्बेडकर ने उसे पकड़ लिया कि हाँ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो चाहिए हमको, बिना उसके दलितों का उत्थान पॉसिबल नहीं है, उनका अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का नुकसान कांग्रेस देख रही थी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। वो फास्ट करने लगे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो गांधी जी को देख करके प्रेशर बनाया गया B.R. अम्बेडकर के ऊपर, और B.R. अम्बेडकर ने फिर अपनी मांग वापस ले ली थी। गांधी जी का कहना था कि अगर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट और इन सबका जो थप्पा लग जाएगा ना एक बार दलितों के ऊपर या हरिजन्स के ऊपर, तो फिर वापस जाएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं, वो थप्पा लगा रह जाएगा।
तो गांधी जी का मानना था कि हम हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स करके ये चीजें हटा सकते हैं, अनटचेबिलिटी हटा सकते हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे, अलग के चुनाव चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं दे पाए, तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट कर दिया था। दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 का, है ना। तो गांधी जी अम्बेडकर की बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद जब ये बात दोबारा उठी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो उसमें अम्बेडकर जी ने हाथ खींच लिए, मना कर दिया था। तो यही अम्बेडकर जी 15 साल पहले सेपरेट इलेक्टोरेट कह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने देखा देश के साथ क्या हुआ, कि सेपरेट इलेक्टोरेट देना मुस्लिम्स को, और देश का बंटवारा हो जाना, इतना खून खराबा होना, अस्त व्यस्त हो जाना, देश बढ़ जाना, ये सब देख चुके थे। तो उस टाइम उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड भी को सपोर्ट भी नहीं किया उन्होंने, और सेपरेट इलेक्टोरेट आया भी नहीं संविधान में। उसकी जगह पे क्या आया, कुछ स्पेशल प्रोविजंस आ गए। जैसे आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी साथ, मतलब भाई कि किसी के भी साथ राष्ट्रीय इक्वालिटी नहीं आता है। आर्टिकल 15, 14, 15, 16, है ना, ये सब आर्टिकल इक्वालिटी वाले ही हैं। यहाँ तक कि 17, 18 भी, 19 से अलग हो जाता है, 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आ जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी 14 कहता है, और 15 कहता है कि स्टेट किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन। लेकिन उसी 15 संविधान में अगर आप आर्टिकल 2 देखेंगे, उसको मतलब क्लॉज 2 देखेंगे, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 2, तो उसमें लिखा है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। यानी एक छोटी सी छूट दे दी गई कि चलिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे 15 क्लॉज 2 के अंदर। 15 क्लॉज 2 स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, किसके लिए? लेकिन वहां पे एक एक वर्ड लिखा गया था जो बहुत जरूरी है समझने के लिए। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली मतलब जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए बनाना है। तो उसमें इकोनॉमिक वाला कोई एंगल नहीं था। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एंगल की बात भी कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पर, लेकिन इकोनॉमिक एंगल उसमें कुछ दिया नहीं गया था। तो सोशली एंड एजुकेशनली, शैक्षिक और सामाजिक रूप से। इकोनॉमिक वाला एंगल बाद में लाया गया, जब ये 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है, तो उसमें ऐड किया गया था 15 क्लॉज 4, है ना? उसमें ऐड किया गया कि अब 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल वालों को भी मिलेगा। तो 15-16 में दो जो क्लॉज लगा होता है ना, 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल प्रोविजन दिया जा सकता है, 16 क्लॉज 2 और 16 क्लॉज 4 में। फिर उसमें 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया था कि अब 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, शुरू में इकोनॉमिकली नहीं था, सोशली एंड एजुकेशनली। तो जो SC ST को रिजर्वेशन मिला है, ये सोशली और एजुकेशनली पे मिला है। बाकी EWS वाला रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे मिला है, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है। हालांकि वो बात अलग है कि सभी की 8 लाख से कम इनकम है। 99% लोग ऐसे हैं कि 8 लाख से कम इनकम है, तो कोई मतलब हुआ नहीं रिजर्वेशन का, सभी आ गए उसमें। एक ठीक है, इलेक्शन पॉइंट है वो, वोट घसीटने के लिए किया ही गया था। तो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, चाहे वो सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो। स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, कुछ खास रखा गया उसके अंदर, है ना। और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को बिल्कुल तरह से एकदम रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, हमने कम्युनल वायलेंस देखा है, ठीक। और इवन अंबेडकर जी was not ready to raise the demand of separate electorate again, because लास्ट टाइम तो उन्होंने किया था, पूना पैक्ट हो गया, गांधी जी ने प्रोटेस्ट कर दिया था, लेकिन अब की नहीं, क्योंकि उनकी मेमोरी में भी अभी ताजी है एकदम, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उन्होंने छोड़ दी थी। स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए 15 के अंदर, 16 के अंदर, कि ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए। ठीक है, एक सेंटर स्टेट का है। तो
सेंटर स्टेट रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए फेडरलिज्म की बात हो रही है, तो संघवाद की बात हो रही है। फेडरलिज्म सबसे पहले आया था भारत में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उस एक्ट में, उस कानून में सबसे पहले फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे पहले फेडरलिस्ट नहीं थे हम। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होने लगे, स्टेट को ऑटोनॉमी मिल गई, राज्य और प्रोविंसेस, प्रांत अपना निर्णय लेने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए स्वतंत्र होने लगे। तो ये फेडरलिज्म था। अब सेंटर स्टेट रिलेशन की जब बात आई तो ये हुआ कि यार स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन कैसे किया जाए। फेडरलिज्म में यही तो है, सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है शेड्यूल 7। 12 शेड्यूल है टोटल, 10 ओरिजिनली थे, 11-12 बाद में ऐड किया गया था। नहीं, 8 ओरिजिनली थे, सॉरी, 8 थे, 8। 9वां किया गया था पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10वां 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ था। 11वां 12वां पंचायत और म्यूनिसपैलिटी वाला जब 1992 में कानून आया था, 73-74 संशोधन, तब किया गया था। ठीक है। तो 12 शेड्यूल है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसपे यूनियन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसपे स्टेट या राज्य कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा एक रेसिड्यूरी भी होता है जिसको स्पेशल प्रोविजन बनाता है। रेसिड्यूरी में तीनों लिस्ट में नहीं आते ऐसे सब्जेक्ट, लेकिन रेसिड्यूरी किसके साथ होता है, सेंटर के साथ होता है। तो दो डिमांड उठी। एक डिमांड थी सेंटर को ताकतवर करने की, एक डिमांड थी स्टेट को भी इक्वल पावर देने की और सेंटर और स्टेट को इक्वल रखने की, है ना, या स्टेट को ज्यादा ताकतवर बना देने की, जैसे अमेरिका में है। तो सरदार पटेल ने और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल दोनों ने ही सीधा सीधा बोला था कि हम सेंटर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। सरदार पटेल के पास होम डिपार्टमेंट था, उन्होंने यूनिफिकेशन करवाया, तो उनके जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, तो उन्होंने ये बोला। इन दोनों का जो मत था, पॉइंट था, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। बाकी असेंबली में डिबेट्स हुई, ठीक है, तो बाद में यही अडॉप्ट किया गया कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा जाए। क्या कारण है? कारण यही है कि अभी देखो ना कैसे संविधान बन रहा है। 560, 570 राजा रजवाड़ा हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको मंगाना पड़ रहा है जबरदस्ती कि आओ। कश्मीर को बुलाना पड़ रहा है, हैदराबाद जूनागढ़ को मिलिट्री पावर दिखा के लाना पड़ रहा है। तो ऐसे स्टेट में, ऐसी जगह पर जहाँ सारे प्रिंसली स्टेट्स, काफी प्रिंसली स्टेट्स चाह रहे थे कि हम आजाद हो जाएं, एक नया राष्ट्र बना लिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सेंटर को कमजोर कर देते तो दिक्कत हो जाती। फिर देश टूट सकता था, राज्य अलग हो सकते थे। तो उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि सेंटर को ज्यादा पावर दी गई, ज्यादा स्ट्रेंथ दी गई। तो जो 3 लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, उसमें ही पता चल जाता है ज्यादा पावरफुल कौन है। तो यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, यानी सेंटर ज्यादा चीजों पे लॉ बना सकते हैं। यहाँ तक कि टैक्स की बात करते हैं तो सेंटर के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है। तो उस समय ये भी डिबेट उठी थी कि स्टेट के पास तो कोई टैक्स कलेक्शन है ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट ही नहीं छोड़ा आपने जिसमें हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब स्टेट के पास रिसोर्स नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो स्टेट डेवलपमेंट का काम कैसे करेगा? तो स्टेट को सब्जेक्ट टैक्सेस की पावर दी गई, बट फिर भी सेंटर के पास ज्यादा रखी गई। और यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाने की पावर है वो भी सेंटर के पास ज्यादा रखी गई। यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिससे हमको पता चलता है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। वो है इमरजेंसी का। तीनों ही इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सेंटर लगा सकता है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, सेंटर लगा सकता है। 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, वो भी सिर्फ सेंटर लगा सकता है। 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी की बात होती है, वो भी सिर्फ सेंटर लगा सकता है, जब स्टेट का फिनेंस सही से काम नहीं कर रहा है।
तो पावर बनाना की शक्ति, ज्यादा सब्जेक्ट्स यूनियन के पास होना, साथ ही साथ इमरजेंसी के प्रोविजंस, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होना, ये सब दिखाता है कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा गया था उस समय की जरूरत के हिसाब से। न्यूली इंडिपेंडेंट थे हम, हमको फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को स्ट्रांग रखना था। साथ ही साथ स्टेट किस सिचुएशन में बनाए गए थे जबरदस्ती ला ला के, फोर्स दिखा करके, एफर्ट्स दे करके, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट को खुला छोड़ देना, पावर दे देना सही नहीं लगा। सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा गया। आज भी सेंटर की कंडीशन वही है, सेंटर आज भी ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि पहले से ज्यादा स्टेट को टैक्स मिल गया है, लेकिन इमरजेंसी और कानून लिस्ट वाली बात आज भी वैसी की वैसी है। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया गया? ठीक है। आवाज आ रही मेरी? तो देखो, अब लास्ट वाला टॉपिक बचा है बच्चा फर्जी, लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो किसी भी लैंग्वेज को, हमारे भारत की किसी भी भाषा को नेशनल भाषा नहीं बनाया गया। बहुत जोर शोर से आवाज उठ रही थी, है ना, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लैंग्वेज की बात करें तो गांधी जी एक टाइम पे कहा करते थे कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी लगभग सभी लोग बोलना जानते हैं। भारत का हर सेक्शन हिंदुस्तानी जानता है, क्योंकि हिंदुस्तानी की खासियत ये है कि हिंदुस्तानी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द मिले हैं, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे उर्दू हो। तो हिंदुस्तानी को होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी बाद में, हिंदुस्तानी का करेक्टर लूज होने लगा था, क्योंकि उसमें संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द ज्यादा आ रहे थे, उर्दू और फारसी के शब्द गायब हो रहे थे। तो एक यूनाइटेड प्रोविंस है, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस, वहां से एक लीडर आए, है ना, धुलेकर नाम के थे, RV RN धुलेकर। उन्होंने बहुत ही जोर शोर से, एकदम एक्सट्रीम तरीके से अपनी डिमांड रखना शुरू कर दी। उन्होंने कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, नेशनल लैंग्वेज बनाइए, और जिसको हिंदी नहीं आती, यहाँ पर जिसको हिंदी हिंदी बोलना, हिंदुस्तानी बोलना यहाँ पे नहीं आता, वो इस संविधान सभा में रहने के लायक नहीं। तो इस इमोशन के साथ हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट था साउदर्न सदर्न स्टेट से, साउथ इंडिया के स्टेट से। और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना भी ठीक नहीं, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग नहीं है। अगर हम मेजोरिटी देखें तो मेजोरिटी हिंदी नहीं बोलने वाले हैं, तो 40-41% भाषा, हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं हमारे यहाँ। 60%, 60% हिंदी नहीं बोलते, तो मेजोरिटी तो हिंदी ना बोलने वालों की है। तो नहीं बनाया गया हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि अभी ये वक्त था, ये जरूरत थी हमारे पास कि हमको देश को यूनाइटेड रखना है, हमको एक रखना है। ऐसे में अगर हम ये डिवाइसिव और हम ये तोड़ने वाला इस चीज अगर ले आए, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अभी हमने, अभी ये चल ही रहा था, अभी ऐसा नहीं कि वॉयलेंस खत्म हो गया है रिलीजन के नाम पर, वॉयलेंस चल ही रहा है रिलीजन के नाम पर। हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान बन चुका है, और ऐसे में हम रिलीजन के बाद लैंग्वेज पे वॉयलेंस शुरू कर दें, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो हिंदू को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, वो भी सिर्फ धीरे धीरे बाद। 15 साल के लिए इंग्लिश को रखा गया था, है ना, 15 साल के बाद हिंदी को लाया गया, क्योंकि सबको लगता था कि हिंदी से धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, एक साथ नहीं, धीरे धीरे किया जाएगा। तो 15 साल तक इंग्लिश से, उसके बाद हिंदी को भी इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल लैंग्वेज के तौर पर।
ठीक है, तो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। ऑफिशियल मतलब जिसमें सरकार का कामकाज होता है। इंग्लिश को रखा गया ताकि जो साउथ के स्टेट्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती वो समझ सके, है ना। तो इंक्लूसिव भारत बनाना था हमको, हमको डिवाइसिव भारत तो बनाना नहीं था, है ना। इसीलिए हमने ऐसा किया। क्लियर है।